5 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में होने वाले असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती कल। वोटों की गिनती के लिए जोरों शोर से हो रही हैं तैयारियां। ज़राअत किसानों की फलाह और बहबूद के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर आज पूसा कृषि विज्ञान मेले 2022 का करेंगे इफ्तिताह। मेले का मौजू है तकनीकी मालूमात के जरिए खुद कफील किसान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मार्क रूट से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन में इंसानी बुहरान पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रूस यूक्रेन तनाज़े का सिफारतकारी से हल निकालने पर एक बार फिर से दिया जोर। सूमे में फंसे तमाम भारतीय शहरियों को निकालने में मिली अहम कामयाबी। सूमी से पुलटावा और फिर वहां से ट्रेन के जरिए मगरबी यूक्रेन पहुंच रहे हैं तलबा। रूस के खिलाफ कसा शिकंजा। अमरीका और बरतानिया ने रूस से तेल, गैस और तवानाई से मुतालिक दरामदात पर आयद की मुकम्मल पाबंदी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को फौजी और दीगर इमदाद जारी रखने का किया एआदा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब। आखिर तक रूस से लड़ने का अहद। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने भी यूक्रेन को हर मुमकिन मदद जारी रखने की कराई यकीन दहानी। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते इस वक्त की खास खबरों पर। 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में होने वाले असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती कल होगी। वोटों की गिनती के लिए तैयारियां जोरों शोर पर हैं। वोटों की गिनती के मराकज़ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर आज पूसा कृषि विज्ञान मेले 2022 का इफ्तिताह करेंगे। इस मेले का मौजू तकनीकी इल्म के ज़रिए खुद कफील किसान है। इस मेले में किसानों को तरह तरह की मालूमात हासिल होती हैं। ज़राअत में क्या नया है, इसमें किसान भाई और बहनों को महफूज और वर्टिकल फार्मिंग के बारे में भी खुसूसी मालूमात फराहम की जाएंगी। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक फार्मिंग की तकनीक पर भी तवज्जो दी जाएगी। ज़रूरी मसनूआत की बरामदात पर भी बात होगी। मेले में एग्री स्टार्टअप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO और नामियाती और कुदरती खेती के बारे में भी मालूमात फराहम की जाएंगी। और मुल्क में मिशन इंद्रधनुष के तहत वैक्सीनेशन मुहिम तेज़ी से जारी है। इसके अलावा ओडिशा मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% टीकाकारी का हदफ हासिल करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मार्क रूट से फ़ोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और यूक्रेन में पैदा होने वाली इंसानी बहरान पर अपनी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक बार फिर से दोनों ममालिक से जंग ख़त्म करने और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी बातचीत का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि इस मसले का कोई हल निकाल लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मार्क रूट को जंगज़दा इलाकों से भारतीयों के महफूज इनक़लाब के लिए चलाई जा रही मुहिम की भी पेशरफ से बाखबर कराया। इसके अलावा जंग से मुतासरा लोगों को भारत की जानिब से अद्वियात और दीगर ज़रूरी इमदादी सामान की फराहमी के बारे में भी मालूमात फराहम की गई। और इस बीच यूक्रेन से भारतीय शहरियों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा मुसलसल जारी है। यूक्रेन के सूमी जैसे शहर में जहां शदीद जद्दोजहद जारी है, वहां से भी भारतीय तलबा को निकाला गया है। भारत ने रूस और यूक्रेन से अपने शहरियों के इनखला की जो अपील की थी उसका असर हुआ और जंगबंदी के जरिए एक इंसानी राहदारी मिल गई और 600 से ज़ायद भारतीय तलबा को निकालने में कामयाबी मिली। अब तक 80 से ज़ायद परवाज़ों के जरिए 18,000 से ज़्यादा भारतीय शहरियों को वतन वापस लाया जा चुका है।
रूस और यूक्रेन जंग के दौरान यूक्रेन से लोगों की नकल मकानी भी जारी है। लाखों लोग नकल मकानी करके यूक्रेन से पोलैंड पहुंच चुके हैं। यूक्रेन और पोलैंड की सरहद पर वाक़ई गांव मेडिका में हज़ारों अफराद ने पनाह ली है। हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने वहां पर मौजूद सूरत हाल का जायजा लिया। ये आप देख सकते हैं दृश्य इस वक्त चल रहा है मेडिका जो बॉर्डर एरिया है, एक छोटा सा गांव है और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन है। ये लाइन इस बस में जाने के लिए है। ये बस यहाँ से इनको लेके जा रही है आगे की तरफ। मेडिका बहुत ही अहम एक गांव है क्योंकि ये यूक्रेन को पोलैंड से जोड़ता है। एक ट्रेन सर्विस है और उस ट्रेन के जरिए लोग यूक्रेन से आ रहे हैं भारी मात्रा में। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा लोग यहाँ से आ रहे हैं। ये इनमें होड़ है कि किस तरीके से किसी तरह से बस में जाए। बहुत दिक्कत और चुनौतीपूर्ण सफर तय करके आए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे बैठे हैं, बूढ़ी औरतें हैं और ये सब लोग यहाँ पे एक के बाद एक खड़े हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इतनी कड़ाके की ठंड में इतना बड़ा सफर तय करके आना अपने आप में एक बहुत अहम बात है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोलैंड और यूक्रेन का जो बॉर्डर है 300 किलोमीटर से भी ज्यादा इसका ये बॉर्डर है और सबसे ज्यादा लोग यूक्रेन से जो निकले हैं रेफ्यूजीज वो पोलैंड में आए हैं। यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक करीब 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस वक्त निकल चुके हैं पिछले 12 दिनों में यूक्रेन से अपने अलग अलग जगह पे। और उसमें से आधे से ज्यादा करीब 1 मिलियन से ज्यादा लोग पोलैंड में आ चुके हैं। और ये जो हम आपको बता रहे हैं मेडिका विलेज जो यहाँ पे आए हैं, ये बहुत ज्यादा ये जो एरिया है वो इसलिए अहम है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी बॉर्डर को यूज करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े रखे गए हैं, गर्म कपड़े रखे गए हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, उनके लिए रखे गए हैं। यहाँ पे खाने पीने की का भी प्रबंध किया गया है। खासतौर से ठंड का बहुत ज्यादा समय है और इतनी माइनस डिग्री में भी यहाँ पे चला जाता है ठंड, तो इस वजह से यहाँ पे वो सारी सुविधा दी जा रही है। टेंट लगाए गए हैं। ये जो टेंट आप देख रहे हैं, ये टेंट जो है बहुत अहम है क्योंकि ये ठंड से बचाते हैं। ये टेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, गर्मी रखते हैं। और ये जो बच्चे हैं देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो एक बच्ची को लेके आदमी अपने साथ लेके आ रहे हैं, तो ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके लिए खास तौर से ये जो सफर रहा है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और यही वजह है कि ये बच्चे इस वक्त यहाँ पे आए हैं और आगे भी ये आगे चले जाएंगे। इसके बाद पोलैंड में पोलिश गवर्नमेंट इनके लिए एक अलग फंड बना रही है। हमें बताया गया है 1.34 बिलियन US डॉलर का एक फंड बनाया जा रहा है और इनको किस तरीके से फिर से बसाया जाए, इनके लिए कहा शेल्टर रखा जाए, इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, ये सब पोलिश गवर्नमेंट और NGOs वगैरह सब मिलके काम कर रहे हैं। कैंप पर्सन कुलदीप शर्मा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, मेडिका विलेज, पोलैंड। जंगज़दा यूक्रेन से हज़ारों लोग हंगरी पहुंच चुके हैं, जहां मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से लोगों को खाने पीने का सामान और दीगर अशिया फराहम की जा रही हैं। यूक्रेन से हिजरत करने वाले इन लोगों का क्या हाल है, हमारे नुमाइंदे अमृतपाल सिंह ने हंगरी के न्यूगाती रेलवे स्टेशन से इस बात का जायजा लिया। जैसे जैसे यूक्रेन में जंग की स्थिति और गंभीर होती जा रही है, यूक्रेन के नागरिक वहां से लगातार पलायन कर रहे हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी चीफ की माने तो 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोग वहां से ऑलरेडी पलायन कर चुके हैं और जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है लोग और पलायन करेंगे, ये संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। मैं इस वक्त हंगरी में न्यूगाती रेलवे स्टेशन पर हूं, जहां जो नागरिक यूक्रेन के पलायन करके आ रहे हैं वहां से वो ट्रेनों में यहां हंगरी में आ रहे हैं। ये लोग ज़्यादातर यूक्रेन के उन इलाकों से आ रहे हैं जहां जंग और शदीद होती जा रही है। और इनमें से अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि दिखाएं, ज़्यादातर लोग औरतें हैं, उनके साथ बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं, क्योंकि इस वक्त वहां मार्शल लॉ लगा हुआ है यूक्रेन में, तो उनकी 18 साल से लेकर 60 साल के लोग वहां से जा नहीं सकते, वो जंग में लड़ रहे हैं। इन मुल्क ये पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, इन मुल्कों में पलायन कर रहे हैं। यहाँ जहाँ मैं यूक्रेन हंगरी में हूँ वहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ की सरकार ने, यहाँ की हुकूमत ने, यहाँ की वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस ने इनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री हाउसिंग प्रोवाइड किया है
जब ये शरणार्थी यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर इनके लिए फूड स्टॉल्स लगाए गए हैं, क्योंकि इनमें से बहुत लोगों ने खाना नहीं खाया होता। काफ़ी दिनों से, काफ़ी भयंकर परिस्थितियों से ये वहाँ से पलायन करके आए हैं। इनको मेडिसिन्स, दवाइयाँ, खाना यहाँ की वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस इनको बांटती हैं, और यहाँ कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पर ये लोग रह पा रहे हैं। स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं। काफ़ी लोग यहाँ हंगरी में ही रहना चाहते हैं, बाकी लोग यहाँ से और आगे और मुल्कों, यूरोप के बाकी मुल्कों में जाना चाहते हैं। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये इस वक्त न्यू गाती रेलवे स्टेशन का नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो पलायन करके आए हैं अपने छोटे बच्चों के साथ, उनके लिए गरम चाय, कॉफ़ी और जो रोज़ की एसेंशियल चीज़ें हैं, यहाँ टूथब्रशेस पड़े हैं, नैपकिन्स पड़े हैं, तो ये सब इनको कपड़े दिए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त स्थिति है हंगरी में, जहाँ ये लोग जो यूक्रेन से जंग के माहौल से पलायन करके आए हैं। यूएन का मानना ये है कि जैसे जैसे पलायन करके लोगों की तादाद और बढ़ेगी, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाएगा, और अभी तक का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का ये सबसे बड़ा एक्सोडस माना या पलायन माना जा रहा है। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ अमृतपाल सिंह, न्यू गाती रेलवे स्टेशन, हंगरी। एक पाकिस्तानी तालिबा अस्मा शफीक को भारतीय हुक्काम जंगज़दा यूक्रेन से निकाल रहे हैं। अस्मा को मगरबी यूक्रेन के रास्ते मुल्क से बाहर निकाला जा रहा है, और अस्मा ने काइफ में भारतीय सिफारत खाने और वज़ीर आज़म मोदी का उनके इनकला पर शुक्रिया अदा किया है। ज़राए के मुताबिक अस्मा जल्द अपने अहल खाना से मिल सकेंगी। Hello, my name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan, and I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kiev for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. और इस दौरान अमेरिका ने रूस से गैस, तेल और तवानाई की तमाम दरामदात पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हम रूस से गैस, तेल और तवानाई की तमाम दरामद पर पाबंदी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस पाबंदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये समझते हुए कि हमारे बहुत सी यूरोपीय इत्तेहादी और शराकतदार हमारे साथ शामिल होने की पोजीशन में नहीं है। जो बाइडन ने यह भी कहा कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियों में सख्त कदम उठाया है। उन्होंने दावा किया कि इस कदम से रूस की मईशत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। अमेरिकी सदर बाइडन ने यूक्रेन को फौजी इमदाद और इंसानी इमदाद दोनों जारी रखने का भी ऐलान किया है। The United States produces far more oil domestically than all the European countries combined. In fact, we're a net exporter of energy. So we can take this step when others cannot. But we're working closely with Europe and our partners to develop a long-term strategy to reduce their dependence on Russian energy as well. Our teams are actively discussing how to make this happen, and today we remain united. We remain united in our purpose to keep pressure mounting on Putin and his war machine. This is a step that we're taking to inflict further pain on Putin. और इस बीच बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में यूक्रेन को इमदाद जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। इसी के साथ ही रूस के साथ तेल की दरामद पर भी पाबंदी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बरतानिया और उसके इत्तेहादी यूक्रेन को मज़ीद हथियार फराहम करेंगे। Britain and our allies are determined to press on with supplying our Ukrainian friends with the weapons they need to defend their homeland as they deserve. To press on with tightening the economic vice around Vladimir Putin, and we will stop importing Russian oil, Mr. Speaker, and my right honourable friend, the Business Secretary, will update the House on that tomorrow. And we will employ every method that we can, diplomatic, humanitarian and economic, Mr. Speaker, until Vladimir Putin has failed in this disastrous venture and Ukraine is free once more. रूस के साथ जारी जंग के दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान से डिजिटल मीडियम के जरिए खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे, ख्वाह इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े।
And where, if not here to remind you, the words that Great Britain have already heard, which are relevant again. We will not give up and we will not lose. We will fight till the end. We will fight at sea, we will fight in the air. We will defend our land, whatever the cost. We will fight in the forests, in the fields, on the shores, in the cities and villages. On the streets, we will fight on the hills. I want to add personally, we will fight everywhere, on the terracons, on the banks of Kalmois and Dnieper, and we will not give up. मैकडोनल्ड्स रूस में अपने रेस्टोरेंट आर्जी तौर पर बंद करेगा। मैकडोनल्ड्स इस वक्त रूस के 847 रेस्टोरेंट चला रहा है। मैकडोनल्ड के इस इक़दाम से दीगर आलमी ब्रांड पर भी दबाव पड़ेगा कि वो रूस में काम बंद कर दें। मैकडोनल्ड्स ने अपना पहला रेस्टोरेंट 1990 में रूस में खोला था। मैकडोनल्ड्स ने कहा है कि वे रूस में अपने 62,000 मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी जारी रखेगा। और रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का खेलों पर भी काफ़ी असर पड़ा है। जंग की वजह से यूक्रेन और स्कॉटलैंड के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप के प्ले ऑफ सेमीफाइनल को मुलतवी करना पड़ा। ये मैच दोनों ममालिक के दरमियान 24 मार्च को खेला जाना था। मौजूदा हालात के पेश नज़र यूक्रेन ने फीफा से इस मैच को मजीद मुलतवी करने की अपील की थी। मैच की नई तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया है। अब ये मैच जून में खेले जाने की उम्मीद है। वर्ल्ड कप रवा साल 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में खेला जाना है। खेल की दीगर खबरों में 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज़ किया। 7वीं सीडी याफ्ता सिंधु ने पहले राउंड में थाईलैंड के आलमी नंबर 11 बोस्टन को 21-8, 21-7 से शिकस्त दी। कदाम्बी श्रीकांत कोविड से मुतासर होने की वजह से आलमी चैंपियनशिप के वासी कोर्ट से बाहर थे। 8वीं सीडी याफ्ता भारतीय खिलाड़ी श्रीकांत ने अपने पहले मैच में फ्रांस के ब्राइस लियोल्ड्स को मुकाबला किया। श्रीकांत ने यह मैच 21-10, 13-21, 21-7 से अपने नाम किया। टोक्यो पैरालंपिक्स में चांदी का तमगा जीतने वाले योगेश कथोनिया ने मंगल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कॉल पर शुरू किए गए मीट दी चैंपियंस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर पटना के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान योगेश ने तलबा से बात की और उन्हें सेहतमंद रहने और मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत के बारे में बताया। कथोनिया ने अपनी ज़िंदगी के बारे में तजर्बात भी मुश्तरक किए। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स तक रसाई हासिल की। इस दौरे के दौरान योगेश ने वॉलीबॉल का खेल खेला। उन्होंने योगा और वर्जिश की अहमियत का भी बयान किया। योगेश ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम्स में हिस्सा लें ताकि वो अपनी जिस्मानी फिटनेस के साथ साथ जहनी तौर पर भी ख़ुद को मजबूत कर सकें। और चैंपियंस लीग फुटबॉल मुकाबले में बायर्न म्यूनिख की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। टीम ने मंगल को देर रात म्यूनिख में खेले गए मैच में रेड बुल सॉल्सबर्ग की टीम को आखिरी 16 के दूसरे लीग के मुकाबले में 7-1 से शिकस्त दी। बायर्न की फतेह में उनके स्टार खिलाड़ी रॉबर्ट लॉन्जिस्की का किरदार काफ़ी अहम रहा है, जिन्होंने मैच में गोल की हैट्रिक लगाई। रॉबर्ट ने खेल के 12वें और 21वें मिनट में पेनल्टी के जरिए पहले 2 गोल किए, जबकि तीसरा गोल 23वें मिनट में किया। रॉबर्ट के अलावा जनबाजी थॉमस मोलर और लेओरे साने ने 1 गोल किए। मैच में 2 गोल म्यूलर ने किए। उन्होंने 54वें और 83वें मिनट में गोल किए। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रिया में खेले गए पहले लीग का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा था। इस तरह बायर्न ने 8-2 के एग्रीगेट की बुनियाद पर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। चैंपियंस लीग फुटबॉल मुकाबले में लिवरपूल की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मंगल को देर रात खेले गए मैच में लिवरपूल की टीम को दूसरे मरहले में इंटर मिलान के हाथों 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम गुज़िश्ता माह सीन सीरो में खेले गए पहले लीग के मुकाबले में 2-0 से हासिल जीत काम आई और लिवरपूल की टीम ने 2-1 के एग्रीगेट की बुनियाद पर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। लिवरपूल की चैंपियंस लीग के सीज़न में ये पहली शिकस्त है। दूसरे मरहले के मुकाबले में इंटर मिलान की जानिब से वाहिद गोल लाउटारो मार्टिनेज ने 61वें मिनट में किया। और नाज़रीन पेश है दिल्ली से शायर उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शायर उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये है कोरोना के बाद फिर से रफ्तार पकड़ रही है मईशत। मुल्क की तरक्की में मालियाती इदारों का किरदार है अहम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा है कि कोरोना वबा के बाद हिंदुस्तान की मईशत फिर से रफ्तार पकड़ रही है और इक़्तिसादी शुबे में सरकार के फैसलों और मुल्क की मईशत की मजबूत बुनियाद का ये एक अक्स है।
भारत, बांग्लादेश और इतना रोज़नामा इनकलाब ने जो सुर्खी बनाई है वो इंतखाबाई नताइज से पहले कयास आराइयाँ तेज़। और आइए अब नज़र डालते हैं मौसम के हाल पर। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।